पहली हॉरर स्टोरी शुरुआत करते हैं। रात की तेज तूफानी बरसात के बीच एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई अपार्टमेंट के अंदर घुसी है। एफसी निकलकर फ्लैट नंबर 6 की घंटी बजाई। भीतर से मिसेज सुमन ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। दिव्या, आगे तो कब से राह देख रही थी मैं। माफ कीजिएगा, बरसात की वजह से थोड़ी देर हो गई। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही जो कर रही हो वो कम थोड़े ही है कनॉइस, वरना आज के वक्त में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के घर नहीं झांकता। दिव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं माम, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। अच्छा, अब सब कुछ जल्दी जल्दी समझ लो। ये ताए और का कमरा बॉबी का है, तुम्हें बस बॉबी का ख्याल रखना है। तुम बस उसे वक्त से खाना खिलाकर सुला देना। और हाँ, उसे अस्थमा है, इन्हेलर उसके डेस्क पर ही रहता है। मैं सुबह देरी से वापस आ पाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए मिस्टर सुमन, आप आराम से जाइए। मैं बॉबी का और घर का पूरा ख्याल रखूंगी। ये रही फ्लैट की चाबियां, और कोई भी जरूरत होने पर मुझे कॉल करना। इतना कहकर मिसेस सुमन ने अपना सामान उठाया और जाने के लिए फिर अचानक को सोचकर रुक गई और अपने घर को निहारने लगी। क्या हुआ मैम, आप कुछ भूल गए क्या? मिसेस सुमन के वादे पर पसीना आ गया। उन्होंने कुछ बल रुककर सोचा, फिर मुझको रहा कर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस बॉबी का ख्याल रखना। मैसेज सुमन फ्लैट से निकल गई। मौसम काफी खराब हो रहा था। केनोइस। मिसेस सुमन के जाते ही दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और सोफे पर गिर गए। आज मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस के बाद बॉस के बच्चों की बेबी सिटिंग भी काम में गिनी जाती है। अचानक दिव्या के कानों में 2 बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई। अच्छा सुमित, तुम कुछ देर रुको, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या कर दिव्या ने फोन काट दिया और वो बॉबी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलने से पहले वो दरवाजे पर गाल लगाकर सुनने लगे। बंदर से 2 बच्चों की बात करने की आवाजें आ रही थी। दिव्या ने अचानक से दरवाजा खोला तो कमरे में केवल 9 साल की बच्ची को अकेला देखा। वो दीवार की ओर मुंह करके कुछ बड़बड़ा रही थी। बॉबी, हेलो बेटा, दिव्या ने आवाज दी। तू बच्चे ने ही मूड कर देखा। मेरा नाम दिव्या है और मैं आज रात आपका ख्याल रखने वाली हूँ। बच्चे के चेहरे के भाव का तय नहीं बदले। वो दिव्या को अजीब सी निगाहों से घूरने लगे। आप किससे बात कर रही थी? मैंने आपको किसी से बात करते सुना। अपने दोस्त से। अच्छा, और कौन है आपका दोस्त? बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार की ओर देखने लगी। दिव्या को बड़ा ही अजीब लगा, मगर उसने फिर सवाल किया, अच्छा, क्या आपको टीवी देखना है या फिर कोई गेम खेलना है? बच्चे देर रात तक टीवी नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, मगर जिस रात मम्मी घर पर नहीं होती उस रात टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है। हमें भूख लगी है। ओह हाँ, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। दिव्या किचन में चली गई। वो बॉबी के बर्ताव से हैरान होकर फ्रिज टटोलने लगी। अचानक उसके पीछे से छोटा सा बच्चा नंगे पांव भागता हुआ किचन के सामने से गुजरा। दिव्या उसके कदमों की आवाज से डर गई और झटके में पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। डर की एक हल्की सी लहर उसके बदन से होकर गुजर गई। उसने खाना निकाला और जल्दी से प्लेट में निकालकर बॉबी के कमरे की ओर गई। कमरे के बाहर से फिर से 2 बच्चों की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, मगर जैसे ही दिव्या ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, आवाज आनी बंद हो गई। बॉबी, तुम ठीक तो हो? तुम आकर किससे बातें कर रही हो? तुम सिर्फ 1 प्लेट खाना लाई हो, मॉम हमेशा 2 प्लेट खाना देती है। दिव्या ने हैरानी से पूछा, 2 प्लेट? 2 किसके लिए? बॉबी नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाई, अगर हमने उसे खाना नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगा। कौन नाराज हो जाएगा? बॉबी ने उसके कान में फुसफुस आकर कहा, वो जो यहाँ रहता है, वो छोटा लड़का, वो इसी घर में इधर से उधर घूमता है। वो मुझे अपना दोस्त कहता है कि बदन का सारा खून ठंडा पड़ गया। देखो बेटा, घर में और कोई नहीं है, बस मैं और तुम हो। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ और सो जाओ। वो गुस्से से आपको देख रहा है। दूसरी हॉरर स्टोरी नंबर। इस कहानी के लेखक है राहुल सोनी। शायद खेल शुरू हो चुका है। सुनैना की बात सुनकर दबी आवाज में विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जीतने भी मोमबत्तियां हैं।
वह सब जलाते हैं। ठीक है, जो कहा है उसमें से एक बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफ़ी है। सचिन की बातें सुनकर विविध और शुरू की और सुनैना के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चलने लगा तो सचिन और अतुल दबे पैरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज किए दूसरे फ्लोर की मंजिल पर चलने लगे। सभी बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। निचले फ्लोर पर सुनैना पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायजा लेती और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर मोमबत्ती जलाकर उसे वहां रख दे दी। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कोने में रोशनी करनी थी और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी होने का अंदेशा था, इसीलिए उन्हें कमरे में सिर्फ रोशनी ही नहीं करनी थी बल्कि उस पूरे कमरे की अच्छे से तफ्तीश कर राहुल को भी ढूंढना था। साथ ही अगर एक भी कोना अंधेरे में गिरा रहता है तो वे आत्मा है, उनमें से हर एक को उसी घने अंधेरे में घसीट कर ले जाएंगी। एक एक का रूम खोलते हुए वहां पर मोमबत्ती को लाइटर से जलाकर रख दिया। विवेक सिर्फ उसके साथ डरा सहमा सा चला रहा। दोनों चलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। वैसे ही दबे कदमों से सुनैना एक दरवाजे के पास रुकी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी विवेक ने कुछ आहट महसूस की। उसने हाथ के इशारे से सुनैना को दरवाजा खोलने से रोका। सुनैना ने गर्दन से ही इशारा करते हुए उसे पूछा और विवेक ने अपने हाथों से उसे चुप रहते हुए गानों से दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सुनैना ने डरी सहनी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डर के मोहरे सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। सांसें रोककर वो सहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी, पर उसे तो कोई भी आवाज या कोई ऐसी आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने दोबारा गर्दन हिला कर विवेक से सवाल किया, पर विवेक ने उसे वैसे ही चुपचाप बिना हिले खड़ा रहने के लिए हाथों से इशारा किया। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि जरूर कुछ है। विवेक ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सोलेना से बिल्कुल आवाज न करने का इशारा किया। इधर सचिन और तो टॉर्च की रोशनी में एक एक रूम के अंदर जाते हुए पूरी सावधानी के साथ मोमबत्तियां जलाने लगे। मैं दोनों भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर उसके भीतर का जायजा लेते हुए सचिन ने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही कमरे के भीतर से एक अजीब सी गंध उनके नाक के भीतर घुस गई। उस गंध से सचिन घासने लगा। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह ढक लिया ताकि खांसने की आवाज ना आए। सचिन दबे कदमों से दरवाजे के भीतर चला गया। उसके पीछे अतुल भी दबे कदमों से अंदर आया और अंदर पैर रखते ही उसे भी वही बदबू महसूस हुई। एक हाथ में टॉर्च ठीक से पकड़ते हुए उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह ढक लिया। सचिन ने कमरे के भीतर मोमबत्ती जलाकर एक जगह पर रख दी। तभी अतुल ने टॉर्च की रोशनी बाथरूम के दरवाजे पर डाली। अतुल का इशारा समझ के हमें सर हिलाते हुए सचिन बाथरूम की तरफ चलने लगा। दोनों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। सचिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर थोड़ा नजदीक खड़ा हुआ। दरवाजा खोलने से पहले भीतर कुछ आहट महसूस होती है या नहीं, इसका जायजा लेने लगा। पीछे खड़ा अतुल भी अपनी सांसें रोक कर सब कुछ देख रहा था। बिल्कुल शांत, इतना सन्नाटा कि हल्की से हल्की आवाज भी वो बिल्कुल साफ सुन सकते थे। अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है या किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति अंदर मौजूद नहीं है। सचिन ने एक बार अतुल की और देखा। अतुल ने भी उसकी ओर देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। इशारा समझ गया। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया ही था कि तबीयत डरावनी आवाज सचिन ने बिल्कुल साफ साफ सुनी। बाथरूम के उस दरवाजे पर तेज धार वाली चीज से हल्के हल्के खरोचने की आवाज। वो धीमी सी आवाज सुनकर सचिन ने अतुल की और देखकर कानों की तरफ इशारा करते हुए आवाज के बारे में इशारा से ही पूछा। अतुल्य भी हाँ में गर्दन हिलाए। मतलब दोनों को वो आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों बिना आवाज की है बिल्कुल शांत अपनी सांसें रोककर एक ही जगह पर खड़े रहे और कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। दोबारा से सब कुछ एकदम शांत हो गया। अतुल की तरफ देखते हुए सचिन दबे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। टॉर्च की सफेद रोशनी दरवाजे पर डालते हुए अपना बायां हाथ कुंडी की तरफ बढ़ाया ही था कि अंदर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नंबर 3 और लास्ट हॉरर स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सोनी और आप सुन रहे हैं मेरे यानी राहुल सोनी के साथ। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक लड़की के साथ घटी सच्ची और डरावनी घटना है।
कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स और नाम बदल कर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और ये घटना मेरी बेटी के साथ हुई थी। उसका नाम रोशनी है। आज से 1011 साल पहले मेरी ट्रांसफ़र हुई थी और मैं अपने परिवार के साथ इसी शहर में एक नई जगह रहने चला गया था। जब ये घटना उसके साथ घटी थी तब रोशनी की उम्र 17 से 18 साल की थी। ट्रांसफ़र होने के कुछ दिन बाद मैंने एक घर किराए पर लिया। घर वैसे ठीक ठाक था, पर मैं पेशे से टीचर हूँ तो मेरे लिए मैंने ऐसा घर देखा था जो कि स्कूल से ज़्यादा दूर ना हो और जिसका किराया भी कम हो, और मुझे वही एक पास के गांव में ऐसा घर मिल भी गया। बेसिकली वो जो घर था वो खेतों में था। वहीं आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ और भी घर थे। अब हम वहां शिफ्ट हो गए। हफ्ते 10 दिन बीत गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन मैं हमेशा की तरह मनीषा को अपने साथ लेकर वापस घर आ रहा था। अब पता नहीं कि उस दिन क्या था, लेकिन अचानक रोशनी ने कहा कि पापा साइकिल रोक दो, मुझे थोड़े फूल लेने हैं। तब हम घर के पास पहुंच चुके थे और वही थोड़ी दूर खेतों के बीच एक बांध था जहां एक बड़ा फूलों का पेड़ था। उसे पूजा पाठ में रस था। घर में बेरोज पूजा पाठ वही करती थी। मैं बस तभी पूजा करता था जब वो बीमार होती थी या उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी और पूजा के लिए उसे फूल चाहिए थे। तो जब उसने मुझे साइकिल रोकने के लिए कहा तो मैं उसे उतार कर आगे चला गया। वहां से घर बस 2022 कदम दूर था। मैं अपने घर गया और फ्रेश वगैरह होकर फिर घर की चौखट में आकर बैठ गया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और दूर सामने आसमान में सूरज की लाली फैली हुई थी। अचानक मुझे याद आया कि मनीषा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 1520 मिनट हो गए थे और अब तक वो घर नहीं आई। मैंने वहां से उठकर देखा तो मनीषा वहीं पर थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। महाखेतों के बांध पर उसी पेड़ के पास बैठी हुई थी। मैं वहां गया और उसे पूछा, मनीषा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? यहाँ उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे अभी अभी वो होश में आए हो और उसने बस देखा, कुछ कहा नहीं। मैंने उसे वहां से उठाते हुए कहा कि चलो माँ चाय बना रही है, और वो वैसे ही चुपचाप उठकर आगे घर चली गई। अब ये पहला इंसिडेंट था, मतलब ये शुरुआत थी। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि मनीषा खिड़की में खड़ी होकर बस बाहर देख रही है। मैंने उससे पूछा, मनीषा आज पूजा नहीं करनी है क्या तू? उसने मेरी तरफ बस देखा और अपनी गर्दन झुका ली। वो फिर से रुक के आंखों से बाहर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम होगी जो आमतौर पर लेडीज को होती है। इस कारण मैंने उसे फिर पूछा नहीं और उस दिन वो मेरे साथ स्कूल भी नहीं आए। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद उसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होगी। परेशान के समय जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बातों बातों में यही कहा कि ये लड़की यहाँ आकर पागल हो गई है। आज उसने घर का एक भी काम नहीं किया। जब भी देखो घर से गायब होती थी और बाहर जाकर देखती तो ये खेतों में उस पेड़ के पास बैठी दिखाई देती। आज दिन भर में ऐसा 3-4 बार हुआ है कि मैं उसे वहां से उठाकर घर लेकर आई हूँ। कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देती है, बस घूरती रहती है। मुझे अब भी इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उल्टा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है मनीषा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो तो अभी बता दो, मुझे नहीं बता सकते तो माँ को बता दो। उसने सिर्फ हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई। मुझे तब भी यही लगा कि शायद उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी। मैंने अपनी पत्नी को ही बोला कि उसे कुछ दिन आराम करने दो, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। अब मर्दों से ज़्यादा लेडीज लोग को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है। मेरी पत्नी नेता मुझे कहा भी कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। शायद वो बस नाटक कर रही है या फिर उसका दिमाग घूम गया है। तब भी मैंने पत्नी को बस कुछ दिन शांत रहने के लिए कहा। उस रात सब खाना वगैरह हुआ। हम अंदर के कमरे में सो रहे थे। वही दूसरे कमरे में यानी बाहर के कमरे में मनीषा सो रही थी। अब घर के अंदर के कमरे से किचन में जाना हो तो बाहर के कमरे से होकर जाना पड़ता था। और आज के करीब 1 बजे बज रहे थे और अचानक मुझे बहुत प्यास लगी। मैं बाहर के कमरे में गया। मेरा ध्यान रोशनी के बिस्तर के ओर चला गया।
देखा तो वहाँ रोशनी अपने बिस्तर में नहीं थी। मैंने लाइट चालू कर देखा, कमरे में, किचन में, सब जगह देखा पर रोशनी वहाँ कहीं भी नहीं थी। और फिर मेरा ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया। देखा तो घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। अभी इतनी रात को मनीषा बाहर क्यों गई होगी? कि वैसे तो वो डरपोक है, अकेले बाहर जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने वही पढ़ा, एक लोहे का रॉड उठा लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। मेरा नाम रमेश है, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।